मेरा नाम डी एन भट्ट है और आज हम लोग प्राचीन इतिहास में देखेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो अगर प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण के विषय में अगर बात आती है तो सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था, ना कि यूनानियों ने आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण को लेकर के सभी लोग जानते हैं कि हाँ, सिकंदर ने आक्रमण किया था। अगर बात किया जाए कि पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था तो सिकंदर है, लेकिन पहला विदेशी आक्रमण अगर बात आएगी तो ईरानियों का। तो आइए इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण और उन विदेशी आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। ईरानी आक्रमण ये भारत पर हुआ पहला आक्रमण है। इसमें कई शासक आएंगे, तो पहला शासक है जो इम्पोर्टेंट है, साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया और जो कि हकामनी साम्राज्य का वो हकामनी राजवंश या साम्राज्य का संस्थापक है। आगे बात करते हैं, अगर इनके विषय पर टाइम पीरियड इनका देख लिया जाए तो इनका टाइम पीरियड है 558 ईसा पूर्व से लेकर 529 ईसा पूर्व। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं, यानी 29 वर्ष की वो शासन किए हैं। ठीक है, 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, नो डाउट किया, लेकिन आक्रमण करने में ये सफल नहीं हुए। इट मीन्स क्या? इट मीन्स ये भारत में जब इन्होंने आक्रमण किया तो ये आक्रमण असफल हो गया, ये हार। आगे बात करते हैं, इनका उत्तराधिकारी डेलियस प्रथम, जिसको भारतीय साहित्यकार या भारतीय इतिहासकार या भारतीय इतिहास में नाम दिया जाता है दारा प्रथम का। इनका टाइम पीरियड अगर फोकस किया जाए तो 522 ईसा पूर्व से 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व की है। ठीक है, इनके बारे में बात किया जाए तो लगभग इन्होंने 22 14 36 साल इन्होंने शासन किया। खैर वापस छोटे इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भारत पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो इनका आक्रमण भारत पर सफल हो गया। मतलब यानी कि हमको ईरानी आक्रमणकारी में दो लोगों का नाम ध्यान में रखना है, पहला साइरस सेकंड, दूसरा डेलियस प्रथम। साइरस सेकंड ने पहला आक्रमण तो किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। डेलियस प्रथम, जिसको भारत में दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और सफल हो गया। अब बात यह आती है कि ईरानी आक्रमणकारियों ने जब भारत पर आक्रमण किया है तो उसका प्रभाव क्या था। तो सब बहुत सारे प्रभाव है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड है उसके विषय में बात करते हैं तो जो भी शिलालेख है उन शिलालेखों पर जो भी लिपि अंकित की जाती है, जो भी लिखावट लिखी जाती है, जो भी वो आरामाई लिपि है। और भारत में यानी कि जब मौर्य काल की बात आएगी, सम्राट अशोक के समय की बात करेंगे तो सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि यानी कि आरामाई लिपि में ही अपने मैसेज का प्रयोग किया है। ठीक है, खास कहाँ पर? अफगानिस्तान और इस बाउंड्री वाले क्षेत्र पर, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। अब ये बात आती है कि आरामाइक लिपि किस तरह से लिखी जाती है। जैसा कि हम लोग बाएं से दाएं देखते हैं तो ये देवनागरी लिपि है, लेकिन खरोष्ठी या आरामाइक लिपि जो होती है वो दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब बात करते हैं यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में। यूनानी आक्रमणकारी की जैसे बात करते हैं या भारत में विदेशी आक्रमण के संदर्भ में जैसे बात करते हैं, तुरंत ना चाहते हुए भी हमारे जेहन में तुरंत सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट का चेहरा दिमाग में आ जाता है कि एक मुकुट लगाया हुआ और एक फेदर लगा हुआ है और वो घोड़े पे बैठे हुए और हाथ में तलवार लिए हुए, तुरंत सिकंदर का चित्र हमारे दिमाग में आता है। तो आइए सिकंदर के विषय में जानते हैं। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता है, सिकंदर के कुछ व्यक्तित्व के विषय में जान लेते हैं। सिकंदर के जो पिताजी रहते हैं उनका नाम रहता है फिलिप सेकंड, जो कि मकदूनिया के शासक रहते हैं। और फिलिप सेकंड की हत्या हो जाती है, और जब हत्या हो जाती है तो सिकंदर 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की छोटी सी आयु में या अल्पायु में वो मकदूनिया का शासक बनता है। एक चीज और बहुत रोचक है, आप जान नहीं सकते, जानते भी होंगे, अरस्तु के शिष्य यानी सिकंदर के जो गुरु थे वो कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु जो बहुत बड़े फिलोसफर हैं। अच्छा, और बात कर लेते हैं सिकंदर के विषय में। ये विश्व का एक ऐसा शासक है, एकमात्र शासक है जो 3 महाद्वीपों से कहीं ना कहीं इसका संबंध है। कहने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि इसका जन्म मकदूनिया, जो कि आज की डेट में यूरोप में है, इसकी मृत्यु बेबीलोनिया यानी एशिया में हुई, और इसकी जो कब्र है यानी समाधि है या जहाँ पर इसको दफनाया गया था वो अफ्रीका में, कहाँ पर? सिकंदरिया में किया गया था। तो मतलब जन्म यूरोप में, मृत्यु एशिया में, और इसकी जो मकबरा है या मजार है वो अफ्रीका में। ये कहाँ पर? यूरोप में मकदूनिया, एशिया में बेबीलोनिया और अफ्रीका में सिकंदरिया में। ठीक है, सिकंदरिया एक पत्तन भी है, एक बंदरगाह भी है। ठीक है, नहीं? ठीक है, तो आप मिस्र के विषय में अगर बात करें तो मिस्र के आसपास में ही ये आएगा। सिकंदर जब 20 वर्ष की आयु में शासक बना, मैं आपको बता दूं, सिकंदर जब 20 वर्ष की आयु में शासक बना तो ये कुछ दिन शासन किया और शासन करने के बाद तुरंत ही इसने विश्व विजय का
पा लिया और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसने सबसे पहले आक्रमण किया ईरान पर। अब आप तुर्की और ईरान देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क हैं, एक दूसरे से बाउंड्री टच करती है, तो उसने हकामनी शासक पर आक्रमण किया और उस पर हकामनी शासक कौन था? डेंजियस तृतीय। डेंजियस तृतीय को पराजित करके ईरान पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ईरान यानी कि उस वक्त के हिसाब से बात करें तो क्या होगा? फारस। अब भारत के विषय में अगर बात करते हैं, भारत पर आक्रमण करने के लिए अगर बात किया जाए तो ये ईरान से ऊपर तुर्की किया था। तुर्की पे जब इसने आक्रमण किया और आक्रमण तुर्की पर कब्जा करने के बाद जब ये भारत पर वापस आ रहा था, यानी 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया। तो इसके आक्रमण को लेकर के बाद हम दो पॉइंट कह सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि सिकंदर प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था या प्रथम यूरोपीय आक्रमण था जिसने भारत पर आक्रमण किया। अगर विदेशी आक्रमण के दृष्टिकोण से बात करेंगे, ये दूसरा विदेशी आक्रमण था। फिर जब तुर्की पर कब्जा करने के बाद ये काबुल और हिंदुकुश पर्वत होते हुए वो सिंधु नदी के किनारे पहुंच जाता है और कुछ सीमावर्ती क्षेत्र हैं जो कि सिंधु नदी के पास में है और भारत पर कब्जा करने का उसने किया, जैसे अस्सक, उस्लावती, ओहिन, तक्षशिला और पोरस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोरस। फिर भी हम कुछ बात कर लेते हैं, अस्सक के बारे में बात करते हैं। अस्सक पे जब सिकंदर ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के दौरान वो थोड़ा सा घायल हो जाता है और जब घायल हो जाता है तो इसने उसकी पूरी सेना ने पूरे अस्सक क्षेत्र पर मारकाट मचा दी और सारी जनता को मौत के घाट उतार दिया। इसी युद्ध के दौरान ही अस्सक का सम्राट मारा जाता है और अस्सक के सम्राट की जो पत्नी रहती है यानी महारानी रहती है वो तलवार लेकर लोहा लेना शुरू कर देती है। फिर भी अल्टीमेटली होता यही है कि सिकंदर अस्सक को पूरा कब्जा कर लेता है, उसके बाद कब्जा कर लेता है। ओहिन में तक्षशिला का शासक यानी आम्बी जो कि वहाँ का शासक है, ओहिन में ही तक्षशिला का शासक आम्बी आता है और आम्बी जो है सिकंदर का सपोर्ट करता है, सहयोग करता है कि आप भारत पर आक्रमण के लिए मेरा पूरा फुल सपोर्ट आपको करता है। ओहिन से जब आगे बढ़ते हैं तो पंजाब क्षेत्र में आते हैं और पंजाब क्षेत्र में दो नदियों के बीच का क्षेत्र, झेलम और चिनाब के बीच का क्षेत्र है पोरस का क्षेत्र। ठीक है, जहाँ का शासक कुर था, कुर वंश के लोग थे और यहाँ पर झेलम नदी का युद्ध होता है। झेलम जिसको वैदिक काल में विदस्ता के नाम से जानते हैं, यूनानी ग्रंथों में इसका नाम हार्डेस्पीड्स। कब होता है? 326 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। सिकंदर और पोरस के बीच में एक खतरनाक युद्ध होता है जिसमें पोरस की हार होती है और पोरस को बेड़ियों में जंजीरों में बंद करके उसको सिकंदर के सामने पेश किया जाता है। एक चीज आपको बता दो, डिग्निटी को लेकर के पोरस का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सिकंदर जब पोरस से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाए, तो पोरस निडरता से और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए इसलिए कहता है कि आप वैसा व्यवहार करिए जैसा कि एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। सिकंदर इस बात से बहुत प्रभावित हो जाता है और पोरस को मुक्त कर देता है, उसका साम्राज्य वापस कर देता है। आगे बात करते हैं। अब झेलम के युद्ध जो कि 326 ईसा पूर्व में हुई, उसके करीब इस युद्ध के बाद करीब 19 से 20 महीने सिकंदर की सेना भारत में रहती है, लेकिन लगातार भारत में रहने के बाद और लगातार युद्ध दर युद्ध फेस करने के बाद सिकंदर की सेना थक जाती है, मनोबल टूट जाता है और लगातार उसके बात किया जाए तो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पहलू पर नहीं जा सकते हैं। आगे बात करते हैं तो सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है और यही से सिकंदर 325 ईसा पूर्व में सिकंदर वापस लौट जाता है। सिकंदर जब वापस लौट जाता है तो सिकंदर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब सिकंदर भारत में इंट्रोड्यूस जाता है तो उसके साथ कुछ यूनानी लेखक आते हैं जो कि हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है। वो कौन कौन से हैं? एक है निलियाकस है, दूसरा आनंद है और तीसरा है अरिस्टोबुलस। तो ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार कंपटीशन में आया, याद रखिएगा। सिकंदर के साथ आए हुए तीन यूनानी लेखक हैं, कौन कौन से? निलियाकस, आनंद और अरिस्टोबुलस। सिकंदर ने अपने युद्ध या अपने विश्व विजय के दौरान इसने दो नगरों की स्थापना की थी, पहला है निकैया और दूसरा बहुकेफला। निकैया और बहुकेफला क्यों रखा? सिकंदर ने एक घोड़ा बहुत पसंद था सिकंदर को, उसी घोड़े से आता जाता था। तो जिस जगह पर सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हो गई उसी नगर पर की स्थापना जो है या नामकरण कर दिया उसने बहुकेफला। मतलब अगर पूछा जाए कि सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था तो क्या जवाब देंगे? बहुकेफला। ओके, आगे बात करते हैं। तो सिकंदर बहुत ज्यादा एज नहीं जीता है, 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब 20 वर्ष की आयु में वो 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में वो शासक बनता है और 33 साल की उम्र में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
यानी 13 साल का संघर्ष रहता है और 13 साल के इस संघर्ष में वो पूरे विश्व के इतिहास पटल पर उसका नाम अपना नाम अंकित कर लेता है। आइए अब यूनानी, जिस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि ईरानी आक्रमण का भारत में प्रभाव क्या पड़ा है, उसी प्रकार से यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या है। तो बहुत सारे प्रभाव हैं, लेकिन उन बहुत सारे प्रभावों में 3-4 प्रभाव ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला अगर बात करेंगे, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो एक चीज बहुत जबरदस्त मैसेज आता है। मैसेज ये है कि भारत के जितने भी शासक हैं उस आक्रमण के बाद एकजुट हो जाते हैं, यानी कि सेंट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य का उदय, जमहूर मौर्य। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आते हैं तो आक्रमण का प्रभाव क्या है। गांधार कला जो कि स्मारक या जो मोन्यूमेंट यानी स्थापत्य निर्माण शैली से रिलेटेड उसका विकास होता है। क्षत्रप प्रणाली यानी कि अपने सेनापतियों या अपने राज्यपाल या अपने गवर्नरों की नियुक्ति करना, और मुद्रा प्रणाली यानी करेंसी सिस्टम, इन सारी चीज़ों का विकास होता है।